हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट मैपिंग संकल्पना मानचित्र, जिसे अवधारणा मानचित्र भी कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, यह जो टॉपिक है आपके पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से लिया गया है एंड यह टॉपिक आपके पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस सब्जेक्ट में भी है। तो इस पॉइंट से यह टॉपिक आपके दोनों सब्जेक्ट वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस टॉपिक से आपके मोस्टली क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं एग्जाम में। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे संकल्पना मानचित्र एक्चुअल में होता क्या है, इसका मीनिंग हो गया, डेफिनेशन हो गया, कॉन्सेप्ट मैपिंग का नेचर हो गया, इसके जो भी फीचर्स हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड इसके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, संकल्पना मानचित्र के उद्देश्य के बारे में हम डिस्कस करेंगे। संकल्पना मानचित्र विकसित करने के सोपान, जो भी स्टेप्स हैं कॉन्सेप्ट मैप को डेवलप करने के लिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसी प्रकार से ये पॉइंट भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि कॉन्सेप्ट मैपिंग में जो भी उभरने वाले कुछ संगठनात्मक पैटर्न, या फिर इसे हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो कॉन्सेप्ट मैप में जितने भी एलिमेंट होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मैक्सिमम जो है इन दोनों टॉपिक को लेकर ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट आपको इनके सभी पॉइंट के बारे में पता होने चाहिए, क्योंकि इस टॉपिक को आपके लॉन्ग नोट्स में पूछा जाता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, यह टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट मैपिंग है, संकल्पना मानचित्र होता है, उसे हम अपने डेली लाइफ में मैक्सिमम जो है यूज़ करते हैं। एक टीचर अपना स्टडी कराने के लिए, बच्चों को लर्न कराने के लिए कॉन्सेप्ट मैप को यूज़ करता है, और इसके साथ ही साथ बच्चे भी इन्हें अपनी स्टडी में यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ही हेल्पफुल है ये। सो फ्रेंड्स, यदि कॉन्सेप्ट मैपिंग को हम ईजी वे में समझने की कोशिश करें तो कि किसी भी वस्तु को या फिर किसी भी टॉपिक को समझने के लिए हमारा माइंड जो भी शॉर्टकट में जिन भी चीज़ को याद रखता है, और उस टॉपिक से रिलेटेड माइंड में जो भी न्यू आइडियाज़ जनरेट होते हैं, जो भी इमेजेस हमारा माइंड जो है इमेजिन करता है, वही क्या है, कॉन्सेप्ट मैपिंग है। क्योंकि जो कॉन्सेप्ट मैपिंग होता है वो एक ग्राफिकल टूल होता है, एक डायग्रामेटिक टूल होता है, मतलब कि एक चित्र के फॉर्म में होता है वो। सो इस प्रकार से इसके आगे का जो मैं पॉइंट बताने जा रही हूँ उसको आप लोग ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करिएगा। सो इस प्रकार से कॉन्सेप्ट मैपिंग एक मल्टी डायमेंशनल स्टेप्स होता है, बहुआयामी पद होता है, मतलब कि इसका अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में इसका अलग अलग मीनिंग होता है। जहाँ एक साधारण से व्यक्ति के लिए अवधारणा का मतलब होता है एक विचार या फिर एक मत या फिर एक धारणा हो सकता है, वहीं एक रिसर्चर्स के लिए या फिर एक अनुसंधानकर्ता के लिए कॉन्सेप्ट मैपिंग का मतलब होता है प्योर, मतलब कि एक परिशुद्ध मान हो सकता है या फिर एक टेक्निकली टर्म्स हो सकता है। सो इस प्रकार से जीन पियाजे ने अवधारणा को स्कीमा नाम दिया है। तो स्कीमा इन द सेंस कि बच्चे का जो इंटरनल मेमोरी होता है, उसका जो आंतरिक मस्तिष्क होता है, उनके व्यवहार के रूप में डिफाइन किया है। सो इस प्रकार से जीन पियाजे ने स्कीमा को एक मेथड कहा है, जो इस संसार को देखने, उसको समझने और उसके बारे में तर्क चिंतन करने का एक मेथड होता है। सो इस प्रकार से द जनरल मीनिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट इज एन आइडिया और एन ओपिनियन, कि अवधारणा का सामान्य अर्थ होता है एक विचार या फिर एक मत या फिर एक धारणा। द रिफ्लेक्शन मेड इन द माइंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाई broadening in particular as well as to think about an object in a broader sense। सो इस प्रकार से विशेष से एक स्पेसिफिक चीज़ से उसके व्यापीकरण, विस्तृतीकरण द्वारा किसी वस्तु की मस्तिष्क में बना एक प्रतिबिंब, जो भी इमेजेस होता है, और इसके साथ ही साथ उनके बारे में जो हम ब्रॉडली विचार करते हैं, वही क्या है, कॉन्सेप्ट मैपिंग है। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपको इनके सिंपली टर्म्स को समझने की कोशिश करना है, जिसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है। सो इस प्रकार से आप चाहें तो इन दोनों पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट को अपना डिस्क्राइब कर सकते हैं, आपको जो भी पॉइंट ठीक लगे। तो इसमें हम सेकंड पॉइंट भी देख लेते हैं। ए कॉन्सेप्ट मैप इज़ अ डायग्राम और ग्राफिकल टूल दैट विजुअली रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट्स एंड आइडिया, कि एक अवधारणा मानचित्र एक आरेख या फिर चित्रमय उपकरण होता है, जो कॉन्सेप्ट और जो भी हमारे आइडियाज़ है उनके बीच वो रिलेशन को दृष्टिगत रूप से दर्शाता है। सो आई होप कि आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसे हम आगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट है
अवधारणा निर्माण मॉडल की परिभाषा। सो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट मैपिंग को अवधारणा निर्माण मॉडल भी कहा जाता है, आपको ध्यान में रखने हैं। तो इसका एक डेफिनेशन है यहाँ पर, मार्टिन के अकॉर्डिंग संकल्पना मानचित्र संज्ञानात्मक संरचना की द्विआयामी चित्रण है जो किसी विषय अथवा प्रकरण के संप्रत्ययों की श्रेणीबद्धता तथा अंतः संबंध को दिखाते हैं और यह प्रदर्शित करता है कि व्यक्ति किस प्रकार वह ज्ञान को संगठित करता है करके। सो इस प्रकार से कॉन्सेप्ट मैप्स आर 2-dimensional depictions of cognitive structure showing the categorization and the interrelationship of concepts in a topic or topic. They show how individuals organized knowledge. So friends, इसका भी वही मतलब है कि हम किसी भी टॉपिक को या फिर किसी भी सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं, उसके बाद हमारे माइंड में जो भी न्यू कॉन्सेप्ट बनकर आते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड होता है और यह डिनोट करता है कि व्यक्ति उस नॉलेज को किस प्रकार से अपने माइंड में संगठित कर रहा है, किस प्रकार से वो नॉलेज को गेन कर रहा है इसके बारे में। तो इस प्रकार से कॉन्सेप्ट मैप मतलब कि एक शॉर्टकट में हमारा माइंड जो भी मैप बनाता है शॉर्टकट में उन चीज़ों को याद रखने के लिए, वही क्या है, कॉन्सेप्ट मैपिंग है। सो अब नेक्स्ट पॉइंट है संकल्पना मानचित्र की प्रकृति या विशेषताएं, नेचर और फीचर्स ऑफ कॉन्सेप्ट मैप। सो फ्रेंड्स, इसका जो नेचर है वही इसकी क्वालिटीज़ भी, इनके फीचर्स भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो मिनी पॉइंट दिया गया है वो इन दोनों पॉइंट के अंतर्गत आ जाएगा। सो इस प्रकार से फर्स्ट पॉइंट है अनुमानित मानसिक क्रियाएं, एस्टिमेट मेंटल एक्शन। क्योंकि जो कॉन्सेप्ट मैप होता है वो हमारे माइंड में ही बनता है, क्रिएट होता है, इसीलिए इसे कॉन्सेप्ट मैपिंग कहा जाता है, क्योंकि इसका नेचर होने के साथ ही साथ इसका क्वालिटीज़ भी हो जाता है। सो नेक्स्ट पॉइंट है वस्तुओं, घटनाओं या प्रक्रियाओं के वर्ग का सार्वनाम होता है। आप लोग यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा। प्रोनाउन फॉर अ क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स और प्रोसेसेस, मतलब कि कॉन्सेप्ट मैप जो है किसी भी वस्तु या फिर कोई भी इवेंट घटित हुआ रहता है या फिर जो भी प्रोसेस होते हैं उसका ही एक रूप होता है, उसका ही एक शॉर्ट फॉर्म होता है, जो कि इसका एक नेचर होने के साथ ही साथ क्वालिटीज़ भी हो जाता है। सो नेक्स्ट पॉइंट है वस्तु की मानसिक रचना या मानसिक कल्पना, मेंटल क्रिएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्योंकि कॉन्सेप्ट मैप के अंतर्गत चाहे बड़ा से बड़ा टॉपिक हो, चाहे छोटा से छोटा टॉपिक हो, उसके बारे में हमारा माइंड जो है शॉर्टकट में या फिर उसका जो भी मेन कॉन्सेप्ट होता है उसको वो क्या है, एक मैप के थ्रू माइंड में ही क्रिएट करता है, जो कि एक मेंटली क्रिएशन होता है। सो इस प्रकार से यह पॉइंट कॉन्सेप्ट मैप का नेचर होने के साथ ही साथ क्वालिटीज़ भी हो जाता है। सो नेक्स्ट पॉइंट है अनुमानित अनुभवों या सूचना प्रक्रियाओं का अमूर्तीकरण है। तो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट मैपिंग में होता क्या है कि किसी भी टॉपिक को जब हम स्टडी करते हैं तो हम जो भी हमारे अनुमानित एक्सपीरियंस होते हैं, जो भी हमारा इन्फॉर्मेशन होता है, उसका एक अमूर्तीकरण मतलब कि एक अप्रत्यक्ष रूप होता है, एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे माइंड में मेंटल एक्शन होता है, हमारे माइंड में ही क्या है, क्रिएट होती रहती है, जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते हैं। इस प्रकार से यह इसका एक अमूर्तीकरण हो जाता है। सो आई होप कि आपको ये सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है अवधारणा निर्माण मॉडल विकसित करने के सोपान या फिर चरण, स्टेजेस और स्टेजेस ऑफ डेवलपिंग अ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग मॉडल। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कॉन्सेप्ट मैपिंग को संकल्पना मानचित्र, अवधारणा मानचित्र और इसके साथ ही साथ अवधारणा निर्माण मॉडल भी कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट मैप को सभी विषय के लिए, चाहे वह एक यूनिट ही क्यों ना हो, चाहे किसी भी प्रकरण के लिए उसे यूज़ किया जाता है, उसे हम डेवलप कर सकते हैं। सो इस प्रकार से कॉन्सेप्ट मैपिंग को डेवलप करने के लिए कोलहल और क्लार्क नामक साइंटिस्ट ने अनेक स्टेप्स को दिए हैं, जो कि इस प्रकार है। तो इसमें से जो कॉन्सेप्ट मैप को डेवलप करने के स्टेप्स हैं वो मेनली 5 स्टेप्स हैं इसके। तो इसको हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट स्टेप है कि जिस भी विषय अथवा प्रकरण टॉपिक पर हम कॉन्सेप्ट मैप डेवलप करना रहता है, उसका हम पहले जो है व्यापक रूप से हम उसका विस्तृत अध्ययन कर लेते हैं, उसको हम अच्छे से रीड कर लेते हैं और उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी छोटे छोटे पॉइंट या फिर वर्ड हमारे माइंड में आते जाते हैं, हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं, हम उसकी लिस्ट बना लेते हैं। एंड सेकंड स्टेप आता है
कि उन कॉन्सेप्ट के अतिरिक्त और भी कोई विशिष्ट उदाहरण जो बच्चों के सीखने के लिए यूज़फुल है या फिर अनिवार्य है, उसे भी हम लिख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, यह वाला जो स्टेप है वो टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा गया है। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा कि जो कॉन्सेप्ट मैप होता है उसे टीचर और बच्चे दोनों यूज़ कर सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति यूज़ कर सकता है करके। तो इस पॉइंट से हमने फर्स्ट स्टेप में क्या जाना कि हमें जिस भी टॉपिक या फिर सब्जेक्ट पर कॉन्सेप्ट मैप तैयार करना रहता है, हम उसके बारे में वाइडली स्टडी कर लेते हैं एंड हम उससे रिलेटेड जो भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट या फिर जो भी विचार रहते हैं या फिर जो भी छोटे छोटे वर्ड या फिर टर्म्स रहते हैं उसकी हम लिस्ट बना लेते हैं। एंड इसके अतिरिक्त भी और भी कुछ एग्जांपल्स वगैरह हमारे माइंड में जब आते हैं तो उसको भी हम नोट डाउन कर लेना चाहिए करके, ताकि उस टॉपिक के बारे में बच्चे अच्छे से समझ सके करके। एंड थर्ड स्टेप आता है कि इसमें मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को बताने की कोशिश करी है। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर मैथमेटिक्स टॉपिक को यहाँ पर लिया है, तो इसमें से आव्यू मैट्रिक्स का हमने कॉन्सेप्ट मैप तैयार किया है। तो मान लो कि हमें बच्चों को मैट्रिक्स के बारे में स्टडी कराना है, तो हम मैट्रिक्स के एक स्पेसिफिक पार्ट के बारे में बच्चों को स्टडी कराएंगे, वो है इसका आयताकार आव्यू रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। अब इस रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंतर्गत इसके कितने टाइप्स होते हैं इसको भी हमने लाइन डायग्राम के थ्रू यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है। तो इसके आयताकार आव्यू 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है पंक्ति आव्यू, सेकंड होता है स्तंभ आव्यू, ये रो मैट्रिक्स हो गया, ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया और ये वर्ग आव्यू हो गया। एंड इसके बाद यदि इन जो सब पॉइंट दिया गया है इसके और भी कुछ टाइप्स हैं, उसे भी क्या है हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो यहाँ पर वर्ग आव्यू के 4 टाइप्स दिए गए हैं। एक है सिमेट्रिकल मैट्रिक्स हो गया, सममित आव्यू हो गया, एक डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, विकर्ण आव्यू, एक हो गया अदिश आव्यू और एक हो गया तत्समक आव्यू। तो इस तरीके से क्या है हम पूरा इस एक टॉपिक के बारे में उसका हम पूरा कॉन्सेप्ट मैप तैयार कर लेते हैं, उसका हम शॉर्ट फॉर्म में उसका हम मैप तैयार कर लेते हैं, जिससे क्या है टीचर को भी बच्चों को स्टडी कराने में हेल्प मिलेगा और इसके साथ ही साथ बच्चे भी इन टॉपिक्स के बारे में अच्छे से समझ जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें और यहाँ पर इंक्लूड करी हैं कि जो पंक्ति रो मैट्रिक्स होता है उसमें m का वैल्यू होता है 1 और n का वैल्यू होता है n। मतलब कि यहाँ पर कॉलम जो है सिर्फ एक ही रहेगा और इसके बहुत सारे रो हो सकते हैं और ये रो जो है यहाँ पर डैश 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 n तक रहेगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर m = 1 और n = n जो है डिस्क्राइब करा है, इसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे। इसी तरह से जो स्तंभ आव्यू होता है उसमें जो कॉलम होता है वो m1 से लेकर डैश 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 m = m तक रहता है, बहुत सारा इसका कॉलम बनता है। वही जब हम इसके रो की बात करें तो सिर्फ इसका एक ही रो होता है, n = 1 बस होता है। तो इस तरीके से आई होप कि आपको इन डायग्राम्स के थ्रू यह वाला स्टेप समझ में आ गया होगा, क्योंकि थर्ड स्टेप में क्या है हम जो भी कॉन्सेप्ट फाइंड किए रहते हैं या फिर जो भी हम एग्जांपल्स को फाइंड किए रहते हैं उसको क्या है हम एक स्ट्रक्चराइज्ड फॉर्म में एक ग्राफिकल टूल्स के थ्रू क्या है उन्हें डिस्क्राइब कर लेते हैं। एंड अब हम नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं। चतुर्थ सोपान है इसका कि एक बार समान संप्रत्ययों की पहचान होने के बाद अधीनस्थ संप्रत्ययों को विकसित करना, डेवलपिंग सबऑर्डिनेट प्रॉपर्टीज वंस सिमिलर कॉन्सेप्ट एंड आइडेंटिफाइड। मतलब कि हम इन कॉन्सेप्ट का क्या है एक पदानुक्रम बनाते हैं, हायरार्किकल बनाते हैं। मतलब कि हम यहाँ पर डायग्राम के थ्रू इसे समझ सकते हैं, जैसे कि हमने जितना भी कॉन्सेप्ट था उसको हमने यहाँ पर डिस्क्राइब कर लिया डायग्राम के थ्रू। अब क्या है हम इसका एक पदानुक्रम बनाते हैं, हम इसे सिस्टमेटिक वे से क्या है डिस्क्राइब कर देते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर एरो के थ्रू डिस्क्राइब किया हुआ है। एंड इसका 5th स्टेप आता है कि जो भी संप्रत्यय होता है कॉन्सेप्ट के चारों ओर परिधि खींचकर तथा समान अधीनस्थ संप्रत्ययों में सहसंबंध दिखाने के लिए अनुप्रस्थ रेखाएं खींचते हैं। बाय ड्राइंग अ सर्कमफ्रेंस अराउंड द कॉन्सेप्ट एंड टू शो द कोरिलेशन बिटवीन सिमिलर सबऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट्स क्रॉस लाइंस। मतलब कि जैसे हम इसका हायरार्किकल फॉर्म में इसको हम डिस्क्राइब कर देते हैं, इसका हम पदानुक्रम बना लेते हैं। फिर उसका 5th नंबर का स्टेप क्या रहता है कि हम इसको एक बॉक्स के अंदर जो है यहाँ पर बंद भी कर देते हैं, या फिर हम इसको एक जो भी वर्टिकल लाइंस हो गया, जो भी अनुप्रस्थ रेखाएं हो गई और जो भी तीर का निशान होता है उसके थ्रू हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम और डिस्क्राइब करूँगी जिसको मैं आपको टेलीग्राम चैनल में सेंड कर दूँगी।
मैं यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं कर पाई हूँ, इसको हम टेलीग्राम चैनल में सेंड कर देंगे तो आप उसको देख सकते हैं। सो इस प्रकार से आई होप कि आपको ये सारे स्टेप्स जो है अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो यह बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से यदि आप चाहें तो किसी भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट मैप तैयार करते टाइम इसे बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे अलग अलग कलर के थ्रू भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर अलग अलग कलर के थ्रू यहाँ पर सारे कॉन्सेप्टों को डिस्क्राइब करे हैं और उसके जो भी सब ऑर्डिनेटेड कॉन्सेप्ट हैं उसको मैंने इसके नीचे में लाइन टू लाइन यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है। तो इससे क्या होता है कि उस टॉपिक के बारे में हमें समझने में, उनको लर्न करने में बहुत ही ईजी हो जाता है। सो इस प्रकार से कॉन्सेप्ट मैप जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड हो जाता है बच्चों की स्टडी करने के लिए और टीचर को भी स्टडी कराने में बहुत ही हेल्प मिल जाता है। सो इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव्स। तो संकल्पना मानचित्र के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। फर्स्ट पॉइंट है बोध में सहायता प्रदान करता है, टू हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि कॉन्सेप्ट मैप तैयार हो जाने के बाद बच्चे का उस टॉपिक के प्रति कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी मिथ होता है, जो भी भ्रांतियाँ होती है, उसको दूर करने में कॉन्सेप्ट मैप जो है बहुत ही यूज़फुल होता है। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने इन दोनों पॉइंट को एक साथ ही समझ लिए। सो इस प्रकार से अब नेक्स्ट पॉइंट है नवीन विचार विकसित करने के लिए, टू डेवलप न्यू आइडियाज़। तो कॉन्सेप्ट मैप का एक मेन एम ये भी है कि इससे बच्चे में न्यू आइडियाज़ जो है क्रिएट होते हैं। उनका जो माइंड होता है वो अलग अलग दिशाओं में सोचने लगता है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस करा कि जो कॉन्सेप्ट मैप होता है वो मल्टी डायमेंशनल स्टेप होता है करके। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये तीनों पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि कॉन्सेप्ट मैप के थ्रू जो भी क्रिटिकल, जो भी कठिन से कठिन, जटिल से जटिल स्ट्रक्चर होता है उसका सिनॉप्सिस बनाने में, उसका स्ट्रक्चर तैयार करने में यहाँ बहुत ही हेल्प करता है। मतलब कि सिंपली वे में समझने की कोशिश करें तो मान लो कि कोई एक डिफ़िकल्ट टॉपिक हो गया, फिर कोई डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट हो गया, उसकी स्टडी करने में क्या है कॉन्सेप्ट मैपिंग बहुत ही हेल्प करता है, उसका स्ट्रक्चर तैयार करने में बहुत ही हेल्प करता है, जो कि कॉन्सेप्ट मैप का मेन एम होता है। और इसके साथ ही साथ जो भी क्रिटिकल आइडियाज़ होते हैं, जो भी जटिल विचार वगैरह होते हैं, उसके कम्युनिकेशन के लिए कॉन्सेप्ट मैपिंग बहुत ही यूज़फुल है, जो कि इसका एक मेन एम हो जाता है, ताकि बच्चे जो भी जटिल से जटिल विचार है उनका संप्रेषण किया जा सके करके ही क्या है कॉन्सेप्ट मैप को तैयार किया जाता है, जो कि इसका एक मेन एम हो जाता है। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने यहाँ पर 5 पॉइंट पर डिस्कस किया है। सो आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे एंड इसे आप अपने वर्ड में डील कर लेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट है एलिमेंट। सो फ्रेंड्स, ये जो एलिमेंट है उसको हमने पहले डिस्कस करा कि जो कॉन्सेप्ट मैप में उभरने वाले जो भी संगठनात्मक पैटर्न होता है, इसको मैंने यहाँ पर एलिमेंट करके डिस्क्राइब किया हुआ है, बट आपको उसका पूरा नाम यहाँ पर डिस्क्राइब करना होगा। इसका जो मेन हेडिंग है उसको आपको बताना होगा। तो इस प्रकार से जो कॉन्सेप्ट मैप होता है उसका जो संगठनात्मक पैटर्न होता है, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है शाखाएं, सेकंड पॉइंट है तीर के निशान, थर्ड पॉइंट है समूहीकरण। अब इन तीनों पॉइंट को हम इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, जिसे हमने पहले अभी डिस्कस करा। तो इस हम डायग्राम को देख लेते हैं। तो जैसा कि अभी जस्ट पहले हमने 3 एलिमेंट को डिस्कस करा, वो क्या है उसके संगठनात्मक पैटर्न है जो कॉन्सेप्ट मैप में उभर कर सामने आता है जब हम उसको बनाते हैं तब। तो जैसा कि यह क्या हो गया, इसका एक मेन टॉपिक हो गया, मान लो कि यह टॉपिक का मेन हेडिंग हो गया, है ना। तो इस जो मेन हेडिंग का सब हेडिंग क्या हो गया, आयताकार आव्यूह हो गया। इसी तरह से इस सब हेड का और जो भी पॉइंट आते जाता है उसको क्या है हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर देते हैं। मतलब कि ये सारे पॉइंट क्या है, हमारे विचार हैं, हमारे कॉन्सेप्ट है, जो एक एक करके क्या है हमारे माइंड में आते जाते हैं, जिसको हम डायग्राम के थ्रू क्या है डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पर हमने जितने भी तीर के निशान लगाए हैं वो क्या है इनकी शाखाएं हो गई, जो कि क्या है आपस में जुड़ी हुई हैं। एंड इसका हमने सेकंड एलिमेंट देखा तीर के निशान, तो हमने यहाँ पर तीर के निशान के थ्रू यहाँ पर डिस्क्राइब किए हुए हैं, सारे विचारों को क्या है तीर के निशान से जोड़ने की कोशिश किए हैं, जो कि इसका एक एलिमेंट हो जाता है। इसी तरीके से हमने थर्ड पॉइंट में डिस्कस करा था समूहीकरण, ग्रुपिंग के बारे में। तो इसके अंतर्गत जो भी शाखाएं होती है या फिर जो भी संबंधित विचार होते हैं उसके चारों ओर क्या है हम पूरा ऐसा उसको बॉक्स के अंदर बंद कर लेते हैं, यही क्या है इसका समूहीकरण है। हम इस क्षेत्र के चारों ओर क्या है इसको हम समूहीकरण कर लेते हैं, हम इस पर एक लाइन खींच लेते हैं, यही क्या है इसका ग्रुपिंग है, समूहीकरण कहलाता है।
सो फ्रेंड्स, मैं उस डायग्राम को टेलीग्राम चैनल में सेंड कर दूंगी, जिसके थ्रू आपको ये एलिमेंट वाला पॉइंट बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप कि मैंने यहाँ पर जो बताने की कोशिश करी है वो आपको समझ में आ गए होंगे। सो अब हम नेक्स्ट पॉइंट में आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने इतने सारे पॉइंट के थ्रू कॉन्सेप्ट मैप के बारे में डिस्कस करा, तो इनका कंक्लूजन निकल कर यह आता है कि कॉन्सेप्ट मैप जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टीचिंग मेथड है। इसे एक साधारण व्यक्ति से लेकर टीचर से लेकर बच्चे तक भी अपना उस टॉपिक का या फिर किसी भी वस्तु को समझने के लिए अपने डेली लाइफ में यूज कर सकता है। ये सिर्फ एजुकेशन के फील्ड में ही नहीं बल्कि हमारे डेली लाइफ में भी बहुत ही यूजफुल है। सो इस प्रकार से यह एक इंटरेस्टिंग मेथड है। इस मेथड के थ्रू बच्चे जो है मल्टी डायमेंशनली वे से अलग अलग दिशाओं में सोचने लगते हैं, उनका माइंड जो है क्रिएटिव होता है। सो इस प्रकार से कॉन्सेप्ट मैप गणित जैसे जटिल से जटिल विषय को समझने के लिए बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही हेल्पफुल है। इसके अलावा भी इसे सभी विषय में यूज़ किया जा सकता है, एक यूनिट के लिए भी यूज़ किया जा सकता है या फिर एक सब्जेक्ट के लिए भी इसे यूज़ किया जा सकता है। सो आई होप कि आपको ये सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उस पर हमने एक एक करके डिस्कशन किया हुआ है। सो इस प्रकार से हमने लगभग 1 to 4 यूनिट जो है कंप्लीट कर लिए हैं और हमारा एक यूनिट बचता है, उसमें से सिर्फ 1 से 2 टॉपिक ही बच जाते हैं। तो इस प्रकार से आई होप कि आप जो है उन सभी टॉपिक का प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे, क्योंकि जब आप अभी से नोट्स को तैयार करेंगे, अभी से अच्छे से इन टॉपिक्स को स्टडी किए रहेंगे तो आपके एग्ज़ाम टाइम में आपकी बहुत हेल्प हो जाती है। एंड नंबर लाना एक अलग बात है, लेकिन उस टॉपिक को अच्छे से समझना, उस टॉपिक के प्रति अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना एक अलग बात है, जो कि आगे चलकर आपके टीचिंग एग्जाम्स में बहुत ही काम में आने वाली हैं ये सारी चीज़ें जो हैं। सो यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इसे ज़रूर से लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मिलते हैं आपको बीएड और डीएड से रिलेटेड सभी टॉपिक्स पर फुल डिस्कशन वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।